FinanceSeva.com के स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। कॉर्पोरेट लॉ के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? 2024 के इलेक्शंस का समय नज़दीक है और ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दे दिया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में समझने से पहले मैं आपको FinanceSeva.com के बारे में बताना चाहूँगी। तो बिना देरी किए हम सीए विकास जैन जी से समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है FinanceSeva.com में। आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है। नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फाइनेंस एक्ट 2017 के अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए किया जाता है। स्कीम को लाने का गवर्नमेंट का पर्पस था कि ब्लैक मनी को पॉलिटिकल वर्क के लिए रोका जाए और सही तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग हो पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जुड़ा हमारा अगला सवाल ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 182 में फाइनेंस एक्ट 2017 अमेंडमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 182 में फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था। यदि कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहता है, इस अमेंडमेंट से पहले ये प्रोविजन था कि कोई भी कॉर्पोरेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने लास्ट 3 ईयर के नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकता था। और इसके अलावा यदि कोई डोनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है तो उस फैक्ट को अमाउंट और पार्टी के सहित अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करना होगा। हमने अभी बात की प्रोविजंस के बारे में, तो फाइनेंस एक्ट 2017 में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 182 में अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस किए गए थे? फाइनेंस एक्ट 2017 में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 182 में अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट का पर्पस था, इस अमेंडमेंट के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने की लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया गया था। और दूसरा अमेंडमेंट ये किया गया था कि यदि कोई कॉर्पोरेट किसी पार्टी को डोनेशन देता है तो उसे सिर्फ डोनेशन अमाउंट को अपने फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करना है, उसे पर्टिकुलर पार्टी का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल जो जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट से है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला क्या सुनाया है। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों पर किन बातों पर विशेष जोर दिया है। Recently, Supreme Court ने in the matter of Association for Democratic Reforms versus Union of India में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और जो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 182 में किए गए थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। अब बात हमने की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड जो फैसले हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल किसे माना गया है?
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है क्योंकि इस स्कीम में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की लिमिट को हटा दिया गया है। कोई भी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट अनलिमिटेड अमाउंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है और इसके अलावा उस कॉर्पोरेट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्टी का नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो डोनर है उसका नाम भी कहीं भी पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आज का ये टॉपिक हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। एक तो ये ट्रेंड में है और लोकसभा चुनाव शुरू हो ही गए हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला आगे जारी करते हुए हम पूछते हैं अगला सवाल। 2017 के फाइनेंस एक्ट से पहले पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर क्या लिमिट्स लगाई गई थी? फाइनेंस एक्ट 2017 के अमेंडमेंट से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी कॉर्पोरेट अपने लास्ट 3 इयर्स के नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा डोनेशन नहीं दे सकता था और इसके अलावा उस कॉर्पोरेट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यह मेंशन करना जरूरी था कि उसने किस पार्टी को कितना डोनेशन दी है। अभी तो हमने बात करी लिमिट्स की, तो 2017 के फाइनेंस एक्ट ने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की लिमिट्स को कैसे चेंज किया? फाइनेंस एक्ट 2017 के अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की लिमिट को हटा दिया गया और उसका डिस्क्लोजर भी किसी कॉर्पोरेट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं थी। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस पर लिमिट्स रिमूव करने को कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों माना? आपकी इस पर क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल डोनेशन के लिए लिमिट को रिमूव करने के प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना क्योंकि इस केस में प्रॉपर स्क्रूटनी होना मुश्किल था कि किसने कितना डोनेशन दिया और उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। इस वजह से कई शेल कंपनियां बनी और उससे कई डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को गए। फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स रही हैं? फाइनेंस एक्ट 2017 के अमेंडमेंट से पहले सभी कॉर्पोरेट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये मेंशन करना जरूरी था कि किस पार्टी को उन्होंने कितना डोनेशन दिया है, जिससे उसके शेयर होल्डर्स को प्रॉपर पता रहे कि कंपनी ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। हमारे पास डीएम्स आने शुरू हो गए हैं जिसमें पूछा गया है कि फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 के सेक्शन 182(3)(a) में पॉलिटिकल डोनेशंस देने के लिए कुछ तरीके बताए गए थे। आप उन मेथड्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182(3)(a) में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए कुछ मेथड सुझाए गए हैं, जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर यदि डोनेशन देना है तो डोनर को सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल के द्वारा दे सकता है या फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर उस पार्टी को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का भविष्य क्या रहेगा? आप कैसे देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शन दिए हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिली है वो इलेक्शन कमीशन को अपने पोर्टल पर डिस्क्लोज करनी है। आज का विषय बहुत अच्छा है, इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डोनेशन से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स को रिवील करने का निर्देश किसे दिया था, इसके बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो सारी डिटेल्स डोनर की प्रोवाइड करे जिससे इलेक्शन कमीशन उसको अपने पोर्टल पर अपलोड कर पाए और जिससे सभी लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नॉन एनकैश्ड अमाउंट्स के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नॉन इनकैशमेंट अमाउंट के लिए इंस्ट्रक्शन दी कि वो अमाउंट डोनर को एसबीआई द्वारा वापस कर दिया जाए। अब मेरा अगला सवाल है कि पास्ट पॉलिटिकल डोनेशंस पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कंपनीज पर कोई बर्डन डाला है?
सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर अमेंडमेंट के बाद कंपनीज पर कोई बर्डन नहीं डाला गया है, लेकिन ये एडवाइस कंपनीज को दी जाती है जो उन्होंने डोनेशन 2-3 इयर्स में दी है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उनको आने वाले एनुअल रिटर्न्स में वह इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर के लिए डिस्क्लोज करनी चाहिए कि उन्होंने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। अब बात करें इंफॉर्मेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास्ट में की गई पॉलिटिकल डोनेशंस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने का सजेशन दिया गया था? जो कंपनियों ने पास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उनको सजेशन ये दिया गया है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किस पर्टिकुलर पार्टी को दिया है, वो सारे फैक्ट उनको आने वाले एनुअल रिटर्न्स में फाइल करने चाहिए। सर, अगर बात करते हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की, तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में मैनिफेस्ट आर्बिट्रेज के प्रिंसिपल को किस तरह से अप्लाई किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की लिमिट को हटाने पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशन देने से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाना मुश्किल है। ये जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 182 की बात है, इसका पर्पस क्या रहा है? सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट करने का गवर्नमेंट का पर्पस था कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन में करप्शन को कम किया जाए। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 182 के अमेंडमेंट्स ने पॉलिटिकल पार्टीज को अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस की परमिशन दी है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट से कॉर्पोरेट को ये ऑप्शन दे दिया गया था कि वो अनलिमिटेड डोनेशन किसी भी पार्टीज को दे सकते थे। मेरी राय में ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो जरूर उसको वह उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखता है और इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। हमारे पास एक और मैसेज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाने वाले अनलिमिटेड कॉरपोरेट डोनेशन से होने वाले नुकसान को हाईलाइट किया है। आपकी इस पर क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि इस स्कीम के आने के बाद कई शेल कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन हुआ और कई कॉर्पोरेट्स ने उन शेल कंपनियों के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया। इससे फेयर इलेक्शन हो पाना मुश्किल हो गया। ये तो थी अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन से होने वाले नुकसान के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस पर लिमिट्स को हटाने के अगेंस्ट फैसला क्यों दिया? मेरी राय में अनलिमिटेड डोनेशन अलाउ करना वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इससे फेयर इलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है। सर, हमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कंपनीज और इंडिविजुअल्स के डोनेशन के बीच अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है, इस वजह से देता है कि वो पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है या उस आइडियोलॉजी उससे कनेक्ट करती है। लेकिन यदि कॉर्पोरेट कोई डोनेशन दे रहा है किसी पार्टी को, तो इसके पीछे उस कॉर्पोरेट का कोई ना कोई पर्पज है, या तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए देना चाहता है या कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अपना फेवर चाहता है। मैं पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉस में चल रही कंपनीज द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन या डोनेशन को ज्यादा नुकसानदेह क्यों माना? सुप्रीम कोर्ट ने लॉस मेकिंग कंपनीज के द्वारा डोनेशन देने को बहुत ही नुकसानदेह माना, क्योंकि कोई भी कंपनी जो लॉस में है वो कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ में डोनेशन दे सकती है। ये बिल्कुल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। पॉलिटिकल डोनेशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ कॉरपोरेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर सजेशंस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को सुझाव दिए कि उनके द्वारा यदि कोई पॉलिटिकल डोनेशन दी जाती है तो उसको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए और कंपनी के रिसोर्सेज को मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अगर शेयर होल्डर्स और वोटर्स की, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह के शेयर होल्डर्स और वोटर्स के राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सभी कंपनीज को बताया कि यदि वो कोई डोनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं तो उन्हें यह इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करनी है, जिससे उनके स्टेक होल्डर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और उनको सारा पता होना चाहिए कि कंपनीज के फंड्स को कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है। हमने ऊपर बात की थी कंपनीज के बारे में, तो इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल डोनेशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को कुछ एक्शंस मेजर्स सजेस्ट किए हैं। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशंस को थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। कंपनीज को एडवाइज किया गया है कि उन्होंने पास्ट में जो डोनेशन दिए हैं उनको अपने आने वाली एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करें और इसके साथ पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्होंने डोनेशन दिया है उनका नाम भी डिस्क्लोज करें। तो ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कॉरपोरेट लॉ से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आज ही financeseva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें या financeseva.com की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप केस स्टडीज़ और बिजनेस केस स्टडीज़ की वीडियोस लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।